तो शुरुआत करते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन से। बैचलर ऑफ कॉमर्स सेम फिफ्थ। तो पहले इसके कंटेंट के बारे में जान लेते हैं, कितने टॉपिक्स हैं। तो पहला है इनकम टैक्स के बेसिक्स टर्म, जहाँ पे सेक्शन 2, 3, 4 और भी डेफिनेशंस है, वो हम उसकी बात करेंगे। फिर नेक्स्ट पर आएंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेजिडेंशियल स्टेटस। उसके बाद हेड्स ऑफ इनकम की डिस्कस करेंगे, जिसमें 5 हेड्स होते हैं: सैलरी, बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम एंड लास्ट में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर इंडिविजुअल। यानी ये सभी जो ऊपर चैप्टर्स है उन सब का मिलाकर लास्ट में हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये पहले लेक्चर से शुरुआत करते हैं, बेसिक टर्म्स। तो बेसिक टर्म्स में है सेक्शन 2, 3, 4, जहाँ पर एसएससी, असेसमेंट ईयर, बिजनेस, इनकम, पर्सन, प्रीवियस ईयर, उन सब के बारे में हमें जान लेना चाहिए। तो उससे पहले हम थोड़े इनकम टैक्स के बारे में जान लेंगे कि इनकम टैक्स लॉ कैसे बना है। उसमें आते हैं इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट गवर्न करता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे। ये लेवी के बारे में बात करता है। दूसरा है एनुअल फाइनेंस एक्ट, जैसे कि बजट जो हर साल रिलीज़ होता है फरवरी के मंथ में। तो जब फाइनेंस बिल पास होता है दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के बाद, तो प्रेसिडेंट का असेंट मिलने के बाद वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। और हर साल अमेंडमेंट आते हैं, जैसे कि टैक्स स्लैब चेंज होता है, कैपिटल गेन्स में अलग अलग प्रोविजंस। फिर नेक्स्ट आते हैं इनकम टैक्स रूल पे। तो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने के साथ ही हमें इनकम टैक्स रूल पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्लैरिफिकेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं सर्कुलर्स पर। तो सर्कुलर बार बार डिपार्टमेंट इशू करती है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कुछ पॉइंट्स पे हमारा और डिपार्टमेंट का व्यू अलग अलग हो सकता है, तो उस पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए सर्कुलर्स इशू किए जाते हैं। सेम नोटिफिकेशन भी, जहाँ पर हमें अपडेट दिए जाते हैं किसी पर्टिकुलर रूल सेक्शन के हिसाब से। और सर्कुलर सिर्फ ऑफिसर्स पे बाइंडिंग होता है, यानी डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे। एसएससी मतलब हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर हमें उससे फ़ायदा हो रहा है तो। और लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो अपने डिसीजन सुनाते हैं अलग अलग स्टेट में, वो बाइंडिंग होता है सब जगह। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, वो जो डिसीजन सुनाएगा इनकम टैक्स के लॉ, इनकम टैक्स के बारे में, वो सब पूरे इंडिया में वैलिड होगा। और जो अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट सुनाएंगे वो उसी स्टेट में बाइंडिंग होगा, दूसरे स्टेट में बाइंडिंग नहीं होगा जब तक उसे अमेंड ना किया जाए उस लॉ को। तो पहला है डेफिनेशन एसएससी, जो सेक्शन 2 क्लॉज 7 में डिफाइन किया है। तो एसएससी का मतलब वो आदमी है या वो पर्सन है जिससे कोई भी टैक्स या दूसरे चार्जेस लेने हैं अंडर दिस एक्ट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग करती है उसके इनकम की, उसके बेनिफिशियरी की, जिसके ऊपर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी बिलोंग करता है, या दूसरे के लॉसेस सस्टेन किए हैं जिससे वो बिलोंग करता है, या रिफंड के बारे में, या कोई भी इंसान जिसका जो डीम कर रहा है, यानी जो रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे एसएससी को, यानी दूसरा एसएससी एक्चुअली इनकम कमा रहा है लेकिन उसका देखभाल पहला आदमी कर रहा है। तो डिपार्टमेंट वो पहले आदमी से इंक्वायरी करेंगे उनके इनकम के, टैक्स फाइलिंग के, प्रोसीडिंग्स के। तो नेक्स्ट सेक्शन पे आते असेसमेंट, सेक्शन 2 क्लॉज 8। तो असेसमेंट का मतलब वो है हमारे इनकम को असेस करते हैं, यानी चेक करते हैं। ये नॉर्मल असेसमेंट भी हो सकता है और या रीअसेसमेंट भी हो सकता है, यानी जो पहले असेसमेंट हो चुका था उस इनकम का उसको फिर से एक्सेस करने का। तो नेक्स्ट टर्म है पर्सन, सेक्शन 2 क्लॉज 31। द चार्ज ऑफ इनकम टैक्स इज ऑन एवरी पर्सन, यानी हर पर्सन पे इनकम टैक्स का लेवी होता है अगर वो इनकम कमा रहा है तो पर्सन में क्या क्या है: इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो इंडिविजुअल तो हम ही हैं, यानी सैलरी अर्नर्स या फिर अदर सोर्सेस ऑफ इनकम्स कमाते हैं। एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कंपनी, जो भी दोनों कंपनी इंक्लूड होती, इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी जिनकी एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है या इंडिया से पैसे कमा रहे हैं, इंडिया में बिजनेस करके पैसे कमा रहे हैं, उन पर भी असेसमेंट होगा।
एसोसिएशन पर्सन जहाँ पर दो और या तीन आदमी, जहाँ पर एक से ज़्यादा आदमी मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं प्रॉफिट शेयर करने का, उसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं। बॉडी इंडिविजुअल्स, यहाँ पर भी दो या तीन, यहाँ पर भी एक से ज़्यादा आदमी मिलकर अपना बिजनेस चलाने की बात करते हैं। लोकल अथॉरिटी, जैसे कि लोकल स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज़ जो डिफरेंट डिफरेंट काम को देखते हैं, जैसे कि वाटर डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, तो उन सभी को लोकल अथॉरिटी कहा जाता है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यानी जो लॉ के वजह से क्रिएट हुए हैं, जैसे कि ट्रस्ट, वो लॉ के नज़र में एक अलग इंडिविजुअल है। अब आते हैं इनकम पे, जो डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज 24। कोई भी पैसा जो कमाया गया हो या कहीं से अर्न किया हो वो, या साथ ही और भी दूसरा कुछ, तो इसलिए इनकम इंक्लूड्स लिखा है। ये इनकम जहाँ से भी अर्न किया हो उसके ऊपर टैक्स देना कंपलसरी है, इसलिए इसे इंक्लूसिव डेफिनेशन कहा गया है। असेसमेंट ईयर, जिसे डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज 9 में, जहाँ पर आपने प्रीवियस ईयर में जो पैसे कमाए हो उसे नेक्स्ट ईयर में भरना पड़ता है। जैसे कि प्रीवियस ईयर 2019-20 में इनकम कमाया, यानी 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 20 तक पैसे कमाए हो, तो उसका असेसमेंट यानी उसका टैक्स फाइलिंग, टैक्स पेमेंट हमें नेक्स्ट ईयर में करना होता है, असेसमेंट ईयर 2021। और सेम वही प्रीवियस ईयर सेक्शन 3, तो प्रीवियस ईयर मतलब वो साल जहाँ पे हम पैसा कमाते हैं और उसके नेक्स्ट ईयर पैसा भरते हैं। यानी प्रीवियस ईयर अगर 2019-20 है तो असेसमेंट ईयर 2020-21 होगा। अगर प्रीवियस ईयर 2018-19 है तो असेसमेंट ईयर 2019-20 होगा। यानी प्रीवियस ईयर के बाद ही असेसमेंट ईयर आएगा। प्रीवियस ईयर में हम पैसा कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में हम पैसा का फाइलिंग करते, इनकम टैक्स फाइलिंग करते हैं, टैक्स पेमेंट करते हैं या रिफंड लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, आपको समझ में आ जाएगा। मिस्टर जेड इज़ रनिंग अ बिजनेस फ्रॉम 2005 ऑनवर्ड्स। डिटरमाइन द प्रीवियस ईयर फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। जैसे कि मैंने कहा, असेसमेंट ईयर वो होता है जहाँ पर हमें अपने प्रीवियस ईयर में पैसा कमाए हुए पे टैक्स फाइलिंग या टैक्स पेमेंट करना होता है। अगर मेरा असेसमेंट ईयर यहाँ पे 2020, 20 और 21 है तो मेरा प्रीवियस ईयर होगा 2019-20। The previous year will be 1st April 2019 to 31st March 2020. Next example है, a doctor set up his profession on 1st July 2019. Determine the previous year for the assessment year 2020-21. अब यहाँ पे भी असेसमेंट ईयर बोला है 2020-21, तो इसका प्रीवियस ईयर होगा प्रीवियस ईयर 2019-2020। लेकिन यहाँ पर उसने बिजनेस चालू किया 1 जुलाई से, तो मतलब उसके पहले उसका बिजनेस नहीं था। यानी हमारा ईयर चालू होता 1 अप्रैल से, यहाँ पे प्रीवियस ईयर होगा 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020। लेकिन 1 अप्रैल 2019 से लेकर 30 जून तक इसका बिजनेस नहीं था। इसने बिजनेस चालू किया है 1 जुलाई को, तो इसका इनकम भी तभी से चार्ज होगा। तो इसका प्रीवियस ईयर होगा 1 जुलाई 2019 टू 31 मार्च 2020। अगर हमारा बिजनेस कंटिन्यू है ईयर के फर्स्ट डेट से, तो हमारा ईयर का फर्स्ट डेट ही आएगा। जैसे अगर मेरा अप्रैल 1 से ही बिज़नेस चालू हुआ, मेरा कंटिन्यूइंग बिजनेस है बहुत सालों से, तो मेरा 2020-21 के लिए असेसमेंट ईयर के लिए मेरा प्रीवियस ईयर होगा 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। अगर मैं प्रीवियस ईयर में किसी टाइम के बीच में कर रहा हूँ, मतलब प्रीवियस ईयर में मैं बीच में बिज़नेस खोल रहा हूँ, जैसे मैंने 1 सितंबर को खोला बिज़नेस, 1 सितंबर 2019, तो मेरा असेसमेंट ईयर 2020-2021 में मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करूँगा, टैक्स पेमेंट करूँगा, और मेरा प्रीवियस ईयर चालू होगा 1 सितंबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। अगर 1 सितंबर 2019 से पहले भी मैं कुछ इनकम कमाता था तो उस टाइम से चालू होगा, लेकिन ये पीरियड होगा 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। मतलब ये टाइम में मैंने कहीं पे भी कभी भी इनकम कमाया होगा तो उस टाइम से चालू हो जाएगा मेरा प्रीवियस ईयर। ठीक है, जैसे कि इसमें डॉक्टर ने अपना प्रोफेशन सेट किया था 1 जुलाई 2019 में। अगर उसके पहले वो कहीं पे जॉब करता था, यानी वो कहीं पे भी कुछ भी प्रैक्टिस करता था, जैसे कि उसने कहीं प्रैक्टिस किया था 1 फरवरी 2019 में,
तो हमारा प्रीवियस ईयर कहाँ से चालू होता है, 1 अप्रैल 2019 से। तो उसके पहले जो हुआ था वो हम नहीं लेंगे क्योंकि उसका असेसमेंट इस साल में हो जाएगा। तो हमारा 2020-21 के लिए प्रीवियस ईयर कहाँ से चालू होता है, 1 अप्रैल 2019। तो वहाँ से मैंने जितना भी इनकम कमाया होगा 31 मार्च 2020 तक, वो मेरा टैक्सेबल होगा। अब नेक्स्ट आते हैं चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। तो सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज द चार्जिंग सेक्शन। मतलब ये चार्जिंग, ये इनकम टैक्स सेक्शन 4 में ये चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, मतलब इसको पावर मिला है कि इनकम टैक्स पे चार्जेस लेने के, यानी टैक्स लेने के लिए। अभी चार्जेस का मतलब है टैक्स, पेनल्टी, लेट फीस और दूसरे टाइप के चार्जेस जो हमें आगे मिलेंगे। अभी चार्ज किस पे, टैक्स किस पे चार्ज होगा, कौन से रेट पे चार्ज होगा, तो एनुअल फाइनेंस एक्ट जो कि हर साल बजट में रिलीज होता है उसके हिसाब से हर साल चेंज होता है। तो हमें लेटेस्ट बजट का जिस ईयर पे बताया है उसी ईयर पे चार्ज होगा। जैसे कि अगर 2020 का बजट रिलीज़ हुआ है फरवरी 2020 में 2020 का बजट रिलीज़ हुआ है, तो मेरा 2020 का बजट चालू होगा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। ये उसका ड्यूरेशन होता है। बजट पहले ही इंट्रोड्यूस किया जाता है एनुअल फाइनेंस एक्ट, ताकि हम 1 अप्रैल से अपना प्लानिंग कर सके टैक्स का। वैसे ही अगर मैं 2018 का मेरा इनकम है तो 2018 के जो रेट्स था उसके हिसाब से मेरा चार्ज होगा। और चार्ज हर पर्सन पे होगा। जैसे कि हमने पहले ही देखा, इंडिविजुअल्स, HUF, कंपनी, फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। और टैक्स उन पे चार्ज होगा जो प्रीवियस ईयर में हमने टोटल कमाया है, और उसका चार्ज हमें असेसमेंट ईयर में होगा। लेकिन इसके लिए भी थोड़ा एक्सेप्शन है, जहाँ पर हमें प्रीवियस ईयर का कमाए हुए पैसे में प्रीवियस ईयर में ही चार्ज हो जाता है, और टैक्स उस प्रोविजंस के हिसाब से होगा। जैसे कि बहुत सारे प्रोविजंस है, सेक्शन 87 है, रिबेट है, जहाँ पे हमें टैक्स में थोड़ा कंसेशन मिलता है अगर हमारा इनकम थोड़ा कम होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोविजंस है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा चार्ज होगा। अभी रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो रेट क्या है, तो स्लैब रेट्स एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। देखिए यहाँ पे मैंने असेसमेंट ईयर 2020-21 बोला है, तो मतलब इसका प्रीवियस ईयर पे कितना रेट ऑफ टैक्स होगा, समझे। क्योंकि असेसमेंट ईयर में हम लोग अब देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में टोटल कितना कमा है, उसके हिसाब से असेसमेंट ईयर में चार्ज होता है। तो असेसमेंट ईयर का रेट मतलब प्रीवियस ईयर पे चार्ज होगा। ये किस पर्सन के बारे में है, तो इंडिविजुअल के बारे में है, HUF के बारे में है, एसोसिएशन पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो रेट ऑफ टैक्स देख लेते हैं। वह द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 2,50,000। अगर मैं पूरे साल में प्रीवियस ईयर में मैंने टोटल इनकम कमाया जो मैं 2.5 लाख के नीचे है, यानी 2,50,000 के नीचे, तो मेरे को उसके ऊपर ज़ीरो टैक्स पे करना होगा। अगर मैं 2.5 लाख से ऊपर, 1 रुपया भी ऊपर है और 5 लाख तक है, यानी मैं अगर प्रीवियस ईयर में 3.5 लाख कमाया तो मैं 2.5 लाख तक तो ज़ीरो टैक्स होगा। लेकिन 2.5 लाख के ऊपर जो 1 लाख है उसके ऊपर 5% चार्ज होगा। वह द टोटल इनकम एक्सीड 5 लाख बट डज नॉट एक्सीड 10 लाख। अगर मैं टोटल इनकम 5 लाख से बढ़ता है, यानी 5 लाख से बढ़कर 10 लाख के बीच में है, तो मुझे लगेगा 20%। जो 50%, जो 5 लाख के ऊपर है, यानी 2.5 लाख तक तो मेरा नील हो जाएगा। अगर मेरा टोटल इनकम है 9 लाख तो 2,50,000 तक तो मेरा नील है। अब बचे 6,50,000, तो नेक्स्ट 2.5 लाख यानी 5 लाख तक पे मेरे को 5% टैक्स है, यानी 2.5 लाख नील और 2.5 लाख पे 5%। अभी जो बचा है 5 लाख से 10 लाख के बीच में, यानी 4 लाख बचा है मेरा, तो 4 लाख पे 20%, 4 लाख इंटू 20% 80,000 आता है। और अगर मैं टोटल इनकम 10 लाख से ऊपर होता है, जो 10 लाख के ऊपर है वो मेरा 30% से चार्ज होगा। यानी अगर मैं 12 लाख कमाता हूँ तो मेरा 2.5 लाख होगा नील, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख होगा, उसके ऊपर 5% चार्ज होगा जो कि आता है 12,500। फिर जो नेक्स्ट 5 लाख होगा अप टू 10 लाख तक, तो 5 लाख पे मेरे को 20% देना पड़ेगा, यानी 1 लाख। तो 12,500, 1 लाख, टोटल 10 लाख इनकम तक मेरा 1,12,500 चार्ज हो गया। फिर जो 10 लाख के ऊपर जो भी इतना इनकम है मेरा, जैसे कि 12 लाख मैंने बोला, तो 10 लाख के ऊपर मेरा 2 लाख है, तो 2 लाख पे 30%, 60,000। तो 60,000 प्लस 1,12,500, 1 लाख
72,500। इसके ऊपर अलग सेस लगेगा जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी है। ये इंडिविजुअल 60 ईयर्स के नीचे लोगों के लिए है। साथ ही में हिंदू अनडिवाइड फैमिली एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अभी इंडिविजुअल्स जिनकी उम्र 60 से 80 के बीच में है उनके लिए अलग टैक्स रेट दिया है, जहाँ पे अगर टोटल इनकम में 3 लाख तक होता है साल भर में, मतलब प्रीवियस ईयर में टोटल इनकम मैंने 3 लाख तक कमाया, तो वहाँ पे टैक्स नील आएगा मेरा। अगर टोटल इनकम 3 लाख से बढ़कर 5 लाख तक के बीच में है तो 3 लाख तक नील होगा, और नेक्स्ट 2 लाख पे मेरे को 5% लगेगा। वैसे ही 5 लाख से ऊपर है लेकिन 10 लाख तक तो 20% लगेगा। और जब टोटल इनकम 10 लाख से भी पार हो गया तो मेरे को 30% लगेगा। यानी 3 लाख तक नील, 3 लाख से 5 लाख यानी 2 लाख पे 5%, 5 लाख से 10 लाख यानी 5 लाख पे 20%, और 10 लाख से ऊपर है तो 30%। अभी वो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी एज 80 ईयर्स प्लस है, तो टोटल इनकम 5 लाख तक तो नील है टैक्स। और जब जिनकी टोटल इनकम 5 लाख टू 10 लाख है उन पर 20%, और जिनकी टोटल इनकम 10 लाख से एक्सीड करती है उनके ऊपर 30%। अब यहाँ पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन देता हूँ। रेसिडेंट इंडिविजुअल्स यानी जो हमारे इंडिया में स्टे हुए हैं, साथ में वो रेसिडेंट इंडिविजुअल भी है। रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट का मतलब आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा जब मैं पढ़ाऊँगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेसिडेंशियल स्टेटस। उसमें मैं बताऊंगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं एक इंडिविजुअल का, कंपनी का, एचयूएफ का, फर्म का, तो उसमें पता चलेगा। अभी आप समराइज कर देता हूं मैं। रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21, यानी जो मैं प्रीवियस ईयर कमाया हूँ उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा मेरे को। तो इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज, हिंदू अनडिवाइड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, उनके लिए है। अगर टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में 2,50,000 है तो नील, 2,50,000 के ऊपर है और 5 लाख तक है तो 5%, 5 लाख से ऊपर है 10 लाख तक 20%, 10 लाख के ऊपर है 30%। और सीनियर सिटीजन रेसिडेंट इंडिविजुअल 60 ईयर्स के ऊपर है लेकिन 80 ईयर्स से नीचे तो है, उनके लिए इनकम 3 लाख तक है तो नील, 3 लाख के ऊपर है 5 लाख तक तो 5%, 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक तो 20%, whether total income exceeds 10 लाख तो 30%। रेसिडेंट इंडिविजुअल्स जिनकी एज 80 ईयर्स और ज़्यादा है तो टोटल इनकम 5 लाख तक नहीं ले, और 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख के अबव 30%। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो इंडिविजुअल जो 60 ईयर्स अबव है और 80 ईयर्स के अबव है उनके लिए हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट रखा है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब जो हमारा जिस पे हमारा टैक्स ज़ीरो आता है। जैसे कि 80 ईयर्स के ऊपर है इंडिविजुअल तो उनको 5 लाख तक नील टैक्स भरना पड़ता है, और अगर 60 ईयर्स के ऊपर है 80 तो उनको 3 लाख तक इनकम नील भरना पड़ता है। अभी डिटरमाइन कैसे करेंगे कि किसी की एज कितनी है हायर बेसिक एग्जेम्पशन या बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के लिए, यानी वो इंसान 60 ईयर्स का कब हो जाएगा जब उसे हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगा, या 80 ईयर्स का कब होगा जिसको ज़्यादा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगा, उसके बारे में। तो यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT ने क्लैरिफाई किया है, जो भी पर्सन 1 अप्रैल को बॉर्न होता है तो नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक उसने अपना एज कंप्लीट कर लिया होता है। तो यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसका 68th बर्थडे 1 अप्रैल को फॉल होता है, मतलब 1 अप्रैल 2020 को उसका 68th बर्थडे कंप्लीट हो जाएगा, तो वुड बी ट्रीटेड हैज़ हैविंग अटेन द एज ऑफ 60 इन प्रीवियस ईयर 1920। Whether a person born on 1st April of a particular year can be said to have completed a particular age as on 31st March or as on 1st April of that year। तो यहाँ पे CBDT ने क्लैरिफाई किया है कि जो इंडिविजुअल है जिनके बर्थडे 1 अप्रैल में फॉल होते हैं वो पर्टिकुलर एज अटेंड कर लेते हैं 31 मार्च तक। तो अगर एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसका 68th बर्थडे फॉल हो रहा है 1 अप्रैल 2020 को, तो वो अपना 60 ईयर बर्थडे अपना एज ऑफ 60 ईयर्स वो कंप्लीट कर चुका है प्रीवियस ईयर 2019-20 में, और इसीलिए वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 3 लाख के लिए एलिजिबल है फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। उसी तरह एक रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका 80th बर्थडे 1 अप्रैल 2020 को फॉल हो रहा है
तो उसने पर्टिकुलर एज ऑफ 80 ईयर्स अटेंड कर लिया है प्रीवियस ईयर 1920 को, और वो एलिजिबल है हायर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ 5 लाख रुपीज़। अभी रेट ऑफ टैक्स फर्म एलएलपी के लिए, तो उनके टोटल इनकम पे 30% फ्लैट रेट। लोकल अथॉरिटी के लिए तो टोटल इनकम पे 30% फ्लैट रेट। कंपनी के लिए तो इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, मतलब इन केस ऑफ अ इंडियन कंपनी, अगर उनका टोटल टर्नओवर या ग्रॉस एसेट प्रीवियस ईयर 17-18 में लेस देन इक्वल टू 400 करोड़ है, यानी प्रीवियस ईयर 17-18 में उनकी टर्नओवर लेस देन या इक्वल टू 400 करोड़ है, तो 25% ऑफ टोटल इनकम इस साल पे लगेगा, और दूसरे केस में 30% ऑफ टोटल इनकम लगेगा। अगर वो कंपनी न्यू फॉर्म हुई है इस साल में ही, तो उनको 30% फ्लैट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एनी अदर केस बोला है 30% फ्लैट रेट, और इसके इंटरप्रिटेशन से भी यही पता चलता है। और इन केस ऑफ कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी यानी फॉरेन कंपनी का, तो टोटल इनकम पे 40% टैक्स लगेगा। नेक्स्ट आते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। रिबेट स्मॉल इंडिविजुअल्स को देती है जिनकी इनकम 5 लाख के अंडर होती है, यानी अगर आपका इनकम 5 लाख तक अंडर है तो हाईएस्ट अमाउंट 12,500 टैक्स लगता है 5 लाख के अंदर, तो वो 12,500 या जो भी टैक्स अमाउंट है, जो भी दोनों में से कम रहेगा वो रिबेट मिल जाएगा। और रिबेट कैलकुलेट होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले। रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 10% लॉन्ग टर्म एंड कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 ए। वी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और इनकम टैक्स, तो अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स को दूसरे सरचार्जेस के बाद 4% से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से बढ़ाया जाता है। ये सेस लगता है आपके इनकम टैक्स अमाउंट पे, ना कि टोटल इनकम पे।